नमस्कार मित्रों, युवा से आप साधु युवा। जैसा कि आप सबको पता है, गत मास 21 मार्च को हमारा संस्कृत स्पेस नाम का चैनल आप सबके मध्य उपस्थित हुआ, जिस चैनल पर आप सबका प्रेम और उत्साह देख करके हमारी टीम उत्साहित हुई है और आज हम पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हुए हैं अपने सभी आगामी कार्यक्रमों को लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैनल संस्कृत स्पेस 21 मार्च को आप लोगों के मध्य आया, समक्ष आया। आप यदि हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, परीक्षा के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या अपने अध्ययन संबंधी कोई समस्याओं का निदान चाहते हैं, व्यक्तिगत तौर पर आप ट्यूटर से बात करके उनका समाधान चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, इस पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ ही आप हमको मेल भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप हमको मेल भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी उस पर। साथ ही हमारे कुछ चैनल्स हैं, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और यूट्यूब का चैनल आप जान ही रहे हैं। सभी सोशल जो माध्यम है, सोशल मीडिया माध्यम है, आप उनसे जुड़ें और लोगों तक उनकी जानकारी पहुंचाएं ताकि सभी लोगों का इसका लाभ मिल सके। चूंकि आप सभी जानते हैं, आप सब विद्यार्थी हैं, हम भी एक समय विद्यार्थी रहे, आज भी हम विद्यार्थी ही हैं, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान हमारे समक्ष बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जिनकी गणना हमने पहले नहीं की होती है। उन समस्याओं का निदान कैसे हो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे, पाठ्यक्रम कैसे पढ़ें, पाठ्यक्रम में जितना लिखा है उतना ही आएगा परीक्षा में या उससे इतर भी आ जाएगा, या पाठ्यक्रम में जो दिया है उसकी सीमा कहाँ तक है, अवधि कहाँ तक है, या कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, कौन सा पोर्शन कम पढ़ें, कौन सा भाग ज्यादा पढ़ें, किस पर ज्यादा ध्यान दें, किस पर कम ध्यान दें। वैसे तो संपूर्ण सिलेबस ही आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है उस पर, लेकिन किसी का व्याकरण अच्छा है तो वो किस तरीके से सिलेबस को पढ़ें, किसी का दर्शन अच्छा है तो वो किस तरीके से पढ़े, किसी का कुछ भी अच्छा अभी तक नहीं हो पाया है, सामान्य अध्ययन ही है, तो वो सिलेबस को किस तरीके से पढ़े, इसकी जानकारी आपको दी जाएगी इसमें। क्योंकि हमारे समक्ष भी ये सारी समस्याएं उपस्थित हुई थी। हमने भी, चूंकि हम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों के जो छात्र होते हैं, जब JNU, DU, BHU, AU, जामिया, तो वहां उनके समक्ष क्वालिफाइड टीचर्स, प्रोफेसर्स उपस्थित होते हैं, सीनियर्स होते हैं, जिनका मार्गदर्शन उनको सही तरीके से मिलता रहता है, समय समय पर मिलता रहता है, जिसके कारण उनकी समस्याएं शीघ्र ही ठीक हो जाती हैं या उनको शीघ्र ही उसका मार्ग उन समस्याओं से निकलने का मिल जाता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ऐसे विश्वविद्यालयों में नहीं आ पाते हैं, किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाते हैं, या वो आने के उनके पास संसाधन नहीं है, या आने में उनके बहुत सारी सामाजिक बाधाएं हैं। वो छात्र अपने घर पे रह करके, अपने होम टाउन में रह करके, अपने महाविद्यालयों में रह करके तैयारी करते हैं, जहां सामग्री संसाधनों की उपलब्धता नहीं है, जहां अच्छे मार्गदर्शन की उपलब्धता नहीं है। इन सब विषयों को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्कृत स्पेस टीम ने आपके लिए कुछ कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जिनके माध्यम से आपके लिए उन समस्याओं का समाधान पाना बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही सहज तरीके से उन समस्याओं का समाधान आपको मिल पाएगा। आगे हम अपने आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप संस्कृत स्पेस टीम के जो अध्यापक हैं, जो ट्यूटर हैं, जो मेंटर हैं, उनसे आपका परिचय हो जाए, हाँ, ताकि आपको एक भरोसा हो कि हमको जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो क्वालिफाइड हैं, वो योग्य हैं, वो शोधपूर्ण सामग्री का उपयोग करेंगे। तो इसी क्रम में मैं अपने सभी अध्यापकों से आपका परिचय कराऊंगा। संस्कृत स्पेस टीम अष्टदल की अवधारणा पर विकसित की गई है, जिसमें 8 मेंबर्स हैं, जिसमें 8 सदस्य हैं, जिसमें 8 अध्यापक हैं, जिनसे आपका परिचय होगा अभी। ये तो मैं स्वयं हूँ, आप देख रहे हैं। मेरा नाम अभिषेक है, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ, PhD कर रहा हूँ, JRF हूँ, SRF हूँ, और मेरा मुख्य विषय दर्शन है। दर्शन और साहित्य मेरा विषय रहा है, लेकिन मेरी जो PhD चल रही है वो दर्शन विषय में चल रही है। और बाकी अध्यापकों से हम आपका परिचय कराते हैं। मैं अगले क्रम में बुलाना चाहूंगा विमलेश जी को, जो कि साहित्य और व्याकरण के विद्यार्थी रहे हैं। हम उनसे जानेंगे। सभी को महादेव। मैं विमलेश तिवारी, वर्तमान में मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से PhD कर रहा हूं। जैसा कि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं और जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की छात्र तैयारी कर रहे हैं,
उन छात्रों की तैयारी पाठ्य सामग्री के अभाव में थोड़ी सी लचीली हो जाती है। तो इसलिए ऐसे छात्रों को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए हमारा संस्कृत चैनल इसके लिए प्रतिबद्ध रहेगी। तो विमलेश जी, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक पाठ्यक्रम चेंज होने के बाद या एक किसी भी परीक्षा का एक नियत कालखंड में पैटर्न चेंज हो जाता है। तो अभी जो हम नेट जेआरएफ की परीक्षा देख रहे हैं उसमें आप चूंकि दर्शन के विद्यार्थी भी रहे हैं, तो आप हमारे विद्यार्थियों को ये बताइए कि जो बदलता हुआ पैटर्न है नेट जेआरएफ की परीक्षा का, उस पर हमारे छात्र किस तरीके से अध्ययन करें या उनको किस तरीके से अध्यापन कराया जाए कि उनकी दर्शन संबंधी जो समस्याएं हैं वो सहजता से उनका निदान हो जाए। जैसा कि पिछले 3-4 वर्षों में जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको देख करके ऐसा लगता है कि आप जो लक्षण और उदाहरण रट करके जाते हैं उससे केवल काम अब बनने वाला नहीं है। इसलिए पंक्तियों के रटने के साथ साथ पंक्तियों की समझ बहुत जरूरी है। इसलिए संस्कृत स्पेस चैनल के माध्यम से ये पूरी तरह हम लोग का प्रयास रहेगा कि उसके जो पंक्ति की जो समझ है उसको विकसित करें और इस तरह की परेशानी आगे आपको सामना न करना पड़े, इसके लिए हमारी टीम प्रतिबद्ध रहेगी। जी विमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे अगले ट्यूटर संजीव जी, जो कि साहित्य के विद्यार्थी रहे हैं, अभी वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी भी कर रहे हैं, हमारे अनुज भी हैं। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं। महादेव, युवा साथ साधु युवा, मैं संजीव मिश्रा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ। इस क्रम में मैं बुलाना चाहूंगा अपने साथी अनंत जी को, जो कि व्याकरण के विद्वान हैं, व्याकरण के छात्र हैं, व्याकरण के अध्यापक भी हैं। मैं उनसे भी कुछ चर्चा करूंगा। नमस्कार, मेरा नाम अनंत कुमार पांडे है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ। मेरा शोध का विषय व्याकरण से संबंधित है। तो अनंत जी, चूंकि हम नेट जेआरएफ और बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे अगर सीयूईटी पीजी के विशेष परिप्रेक्ष्य में यदि बात करूं तो जैसे व्याकरण की कुछ टॉपिक्स लगे हैं, कारक, समास, धातु रूप, शब्द रूप इत्यादि बहुत सारे विषय लगे हैं। कारक समास जैसे विषय जो दिए हुए हैं तो एक प्रॉपर उसका पैटर्न है, प्रॉपर एक उसका डेटा है जिससे आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अब दे दिया धातु रूप, दे दिया शब्द रूप, तो संस्कृत का शब्द भंडार, धातु रूप भंडार तो बहुत ज्यादा है, अगाध है। तो छात्र कैसे तैयारी करें, किन शब्द रूपों को तैयार करें, किन धातु रूपों को तैयार करें, किन लकारों पर अधिक ध्यान दें, कौन से कैसे छात्र उनको टैकल कर पाएंगे, आप बताइए। जी, आप जो प्रश्न कर रहे हैं कि शब्द रूप और धातु रूप को कैसे जानना है, तो शब्द रूप के लिए हमें यद्यपि शब्द रूपों में जैसे अकारांत शब्द हैं या अजंत शब्द हैं और हलंत शब्द हैं, तो अजंतों में पहले अकारांत में जैसे राम शब्द हमने जान लिया, तो राम के अनुसार ही कौन कौन से शब्द चल सकते हैं, इनके लिए भी हमें जानना चाहिए। जैसे कृष्ण है या जो भी सर्वनाम मतलब नाम के वाचक हैं। इसी प्रकार हलंतों में भी हैं, जैसे लेह शब्द सबसे पहले दिया, ऐसे ही अगर हलंत कोई हकारांत शब्द कोई मिलेगा वो भी उसी प्रकार चलेगा। ऐसे ही धातु रूपों में जैसे 10 गण हैं हमारे, 10 गण में अब भू आदि है, जैसे भू आदि की हमने भू धातु को जान लिया। उसी प्रकार अन्य जो परस्मैपदी धातु हैं सब अधिकांश उसी तरह चलते हैं। ऐसे ही एस धातु जो आत्मनेपदी है उसके हम 10 लकारों के रूप जान लेंगे। उसी अनुसार हमारे जो अन्य लकार हैं मतलब अन्य जो धातुएं हैं उसके भी रूप चलते हैं। इसी प्रकार अदादि इत्यादि गण जो जितने भी गण हैं सभी की प्रथम धातुओं को हमें जानना अत्यंत आवश्यक है। उसी के अनुरूप अन्य धातुओं को हम चला सकते हैं। विशेषकर आत्मनेपद में जो लुंग लकार है और आशीर्लिंग है उस लकार को ज्यादा विशेष ध्यान देना है हमें, क्योंकि वो ज्यादा कठिन है परीक्षा की दृष्टि से। तो अनंत जी का तात्पर्य यह है कि कुछ शब्द उठाएं आप, कुछ धातु रूप उठाएं जो प्रायः पूछे जाते हैं, जो प्रायः उपयोग में शास्त्रों में आते हैं, जिनसे आपको एक बेहतर आइडिया लग पाएगा कि आपको इन्हीं तरीकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आपने अकारांत शब्द उठा लिया, हलंत शब्द उठा लिया, उनसे संबंधित उन्हीं पैटर्न पर आने वाले जो शब्द हैं उनके रूप समान तरीके से चलेंगे, आप आसानी से उन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनंत जी। सभी को महादेव, युवा साधु युवा। मेरा नाम अभिषेक पांडे है, मैं वर्तमान में पीएचडी का छात्र हूँ। तो अभिषेक जी, परीक्षा की स्थिति बदलते हुए काल में आप जैसे हम सीयूईटी पीजी को ले लें तो अभी चूंकि एक बार परीक्षा हुई है, हम जब सिलेबस देखते हैं
तो आप चूंकि दर्शन के विद्यार्थी रहे, दर्शन के अध्यापक भी हैं, तो हम जब देखते हैं कि जैसे सीयूईटी पीजी के सिलेबस में एक टॉपिक केवल दिया हुआ है दर्शनानि जी। अब छात्र दर्शनानि केवल टॉपिक दिया, कुछ विशेष उसमें नहीं दिया है, तो छात्र को लगता है कि सामान्य बातें पूछी जाएंगी। तो आप उस पर छात्रों को बताएं कि दर्शनानि जो दिया हुआ है उससे किस स्तर तक प्रश्न आ सकते हैं, जिनको जान करके छात्र जो है परीक्षा को अच्छे विश्वविद्यालयों तक जाकर के अध्ययन कर सकते हैं। जी भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। जैसा कि सीयूईटी पीजी के सिलेबस में प्रथम रूट में दर्शनानि शब्द दिया है। दर्शनानि सुन के हमें लगता है कि बस सामान्य प्रश्न पूछा जाता होगा दर्शन से, पर ऐसा नहीं है। पिछले वर्ष जो सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम हुआ है उसमें सामान्य ना पूछ के सांकारिका से अंदर से क्वेश्चन पूछे गए हैं जी, बिल्कुल। और वेदांत सार से भी अंदर से पूछे गए हैं। ऐसा आगे की परीक्षाओं में ना हो, इसके लिए जो है हम दर्शन के जो है जो मुख्य मतलब सब्जेक्ट विषय हैं, जैसे वेदांत सार, तर्क भाषा, तर्क संग्रह, सांकारिका, इनको जो है मूलतः पंक्ति से पढ़ाएंगे। जो मेन पंक्तियां हैं उनको बताएंगे, जिससे जो है आगे छात्रों को दिक्कत ना हो। आगे की जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें छात्रों को कोई भी दिक्कत ना आए, इसके लिए जो है हमारा चैनल इसके लिए प्रतिबद्ध रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। और इसी क्रम में मैं अपने अगले अध्यापक जो कि व्याकरण और दर्शन के विद्वान हैं और उन बहुत परिश्रमी अध्यापक हैं, छात्रों के लिए वो बहुत सारा शोध पहले डेटा कलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं। तो ऐसे में अध्यापक शिवम जी को बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपने छात्रों के लिए 2-4 शब्द कहें। धन्यवाद अभिषेक भैया। मेरा नाम शिवम दीक्षित है और मैं अभी वर्तमान में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा हूँ। इसके पहले मेरा ग्रेजुएशन में विषय व्याकरण था, लेकिन मेरा अभी वर्तमान में जो रिसर्च का शीर्षक है वो व्याकरण से इतर धर्मशास्त्र और साहित्य से ज्यादा संबंध रखता है। जी, तो शिवम जी, चूंकि आप व्याकरण के भी अध्येता रहे हैं और अभी आपका जो विषय है जिसमें आप रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वो धर्मशास्त्र और साहित्य से संबंधित है, तो मैं आपसे नेट जेआरएफ के संबंध में पूछना चाहता हूँ, या हमारे छात्रों को आप बताइए कि किस तरीके से व्याकरण, साहित्य, वेद इत्यादि से कम प्रश्न पूछे जाते हैं और अब धीरे धीरे जो पैटर्न आ रहा है वो धर्मशास्त्र, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, अर्थशास्त्र, लिपि, अभिलेख इत्यादि पर शिफ्ट हो रहा है। तो किस तरीके से हमारे छात्र तैयारी करें, किस तरीके से छात्र अध्ययन करें, किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करें, जिससे यदि इधर से प्रश्न पूछा जाए तो भी उनकी परीक्षा आसानी से निकल जाए। जैसा कि आप 10वीं यूनिट में धर्मशास्त्र की बात कर रहे हैं, तो धर्मशास्त्र की जो यूनिट है बहुत ज्यादा जटिल तो नहीं है, लेकिन उसमें जरूरत वाली बात यह है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, उसमें इम्पोर्टेंट क्या है, किन चीजों पे हम ज्यादा फोकस करें, कहाँ से हमारे क्वेश्चन सबसे अधिक आ रहे हैं, वो क्वेश्चन किस प्रकार से बन रहे हैं, तो उसको समझना हमारे बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मनुस्मृति है या याज्ञवल्क्य है, अभिलेख इत्यादि है, तो इसमें जो पैटर्न है बहुत बदला है इस बार। पिछले 3-4 सालों से इसका पैटर्न अत्यंत बदल गया है। पहले केवल एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, उसके 4 ऑप्शन दिए जाते थे, उनमें से कोई हमें एक टिक करना होता था, लेकिन आजकल ABCD ऐसे कर करके 2 या 2 से अधिक ऑप्शन को हमें क्लिक करना होता है, उनमें से सिलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए हमें जैसे कि याज्ञवल्क्य है, उसमें से जैसे क्रम पूछा जाता है कि उनके अधिकरणों का क्रम पूछ लिया जाता है, अथवा उसकी पंक्तियां पूछ ली जाती है, तो हमें उसको रखने की भी आवश्यकता है और उसको समझने की भी आवश्यकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जिन चीजों पे ज्यादा फोकस, जो चीजें सबसे ज्यादा अत्यंत महत्वपूर्ण है उन पे ज्यादा फोकस किया जाए। जहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो उन पे उतना ज्यादा फोकस ना दे करके उनको सामान्य रूप से पढ़ाया जाए, जिससे कि हमारा एग्जाम सरलतया निकल जाए, जिससे कि हमारा एग्जाम सफलतापूर्वक हम उसको पास कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। अगला क्रम जो है, वस्तुतः हमारे जो अगले ट्विटर हैं, जो हमारे अगले अध्यापक हैं, गुलशन पांडे जी हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस वजह से वो अभी हमारे मध्य नहीं है। कुछ समय बाद वो भी आपके सामने अपनी सामग्री और अपने विषय के साथ प्रस्तुत होंगे। फिलहाल अभी मैं अपने अगले अध्यापक राहुल जी को बुलाना चाहूंगा, वो आए और छात्रों से अपना परिचय करें। महादेव, युवा साधु युवा, आज नहीं तो कल शोर होगा, क्योंकि आपके साथ संस्कृत स्पेस का जोर होगा। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पर, सामने से दिख रहा है कि 1 टीम 1 ड्रीम।
और वन टीम आप लोग देख ही रहे हैं, मैं लास्ट ही मेरा परिचय है तो हमारी टीम से आप मुखातिब हो चुके हैं, तो आप देख लीजिए वन ड्रीम पे आपको ध्यान देना है। वन ड्रीम का मतलब है कि संस्कृत क्षेत्र से रिलेटेड जितने एग्जाम हैं, कंपटीशन के क्षेत्र में जितने आने वाले संस्कृत स्पेस के माध्यम से वो आपको पढ़ाए जाएंगे। जैसे भैया आपको बताएंगे भी और मैं भी आपको थोड़ा बता देता हूं कि आने वाली 6 तारीख, कुछ ही दिन का गैप है, और उस 6 तारीख से हमारी टीम आपके मध्य संस्कृत स्पेस चैनल के माध्यम से फ्री CUET PG की अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपके सामने लाएगी। हमारी टीम 6 तारीख से 6 अप्रैल 2023 से पूरी टीम शोधपूर्ण सामग्री के साथ आपके सामने उपस्थित होगी और पाठ्यक्रम के अनुसार आपको सिलेबस आपके पास निःशुल्क पहुंचाएगी। एवं आपको जानकर के क्या हुआ भैया, सभी से प्रश्न हुआ है तो मैं भी उस पर बोल देता हूं कि आजकल परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है। तो परीक्षा का पैटर्न जो बदल रहा है, संस्कृत स्पेशल चैनल आपके समक्ष ये चीज लाएगा ही, लेकिन एक बात आपको जानकर के हर्ष होगा और हमारी टीम को तो बेहद उत्साह है उस चीज को सामने आने का कि संस्कृत स्पेस के माध्यम से JRF सीरीज की एक बुक आपके सामने आने वाली है जो 25 कोड पर आधारित होगी और वो 5 भागों में आपके सामने आएगी। क्योंकि हम लोग जब JRF UGC नेट का जो सिलेबस है 25 कोड वाला, उसको जब देखते हैं 10 यूनिटों में डिवाइड देखते हैं, लेकिन जब बात की जाती है तो उसमें 5 ही यूनिट हैं। पहली वेद की है, दूसरी दर्शन की है, तीसरी आपकी व्याकरण की है, चौथी साहित्य की है और 5वीं धर्मशास्त्र, रामायण, महाभारत, पुराण, अभिलेख इत्यादि की है। तो उनसे रिलेटेड हमने 5 टॉपिक को कलेक्ट करके 5 बुक आपके सामने आएंगी। जल्द ही आशा है कि इस महीने में आपके सामने आ जाएंगी, तो उसका भी आप लाभ उठा सकेंगे। बाकी हमारी पूरी टीम आपके सामने कटिबद्ध है अपने वादे पर और आपकी आशा पर। राहुल जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि बदलते परीक्षा के पैटर्न में हम देखते हैं कि अभिकथन और कारण वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, और वो केवल प्रथम प्रश्न पत्र की बात नहीं है, संस्कृत के पेपर में भी अभिकथन और कारण दे करके उन छात्रों से एकम सत्यम, उभय सत्य ऐसे करके प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप छात्रों को बताइए कि किस तरीके से, ऐसा नहीं कि केवल एक पोर्शन से साहित्य का अभिकथन और कारण दे देते हैं, दर्शन के विषय को लेकर के अभिकथन और कारण दे देते हैं, व्याकरण के विषय को लेकर के अभिकथन और कारण दे देते हैं। तो किस तरीके से छात्र पढ़ें जिससे किसी भी विषय से अभिकथन और कारण वाला प्रश्न आए तो उसको आसानी से छात्र टैकल कर सके और वहां ज्यादा से ज्यादा विषय अपना ज्यादा से ज्यादा प्रश्न जो है कि उत्तर दे सकें। ये प्रश्न बहुत ही सटीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अभिकथन वाला पैटर्न चल गया है, जो यूपीएससी के टाइप का आजकल क्वेश्चन आने लगे हैं, उसमें छात्रों को एक समझ लानी होगी और उस समझ को लाने से पहले थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। जब व्यक्ति एमए में आता है और 25 कोड का जब पेपर देता है या 73 कोड का जब पेपर देता है, तो उसमें एक चीज होती है कि जब वो पीछे से चल के आता है तो या तो ट्रेडिशनल परंपरा से आता है या वो किसी यूनिवर्सिटी से मॉडर्न से पढ़ के आता है जिसका 25 कोड होता है, ट्रेडिशनल से वो 73 कोड होता है। 73 कोड वाले को इतना समस्या नहीं होती, क्योंकि जो अभिकथन वाला क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस हुआ है। अब वो हवा कैसे अपने दिमाग से निकालना है, लैंग्वेज को लेकर के वहां समस्या होती है, भाषा को लेकर के। तो जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी से जो लोग आ रहे हैं, जो मॉडर्न यूनिवर्सिटी कहने का मतलब है जो मॉडर्न सब्जेक्ट को लेकर आ रहे हैं, जो 25 कोड वाला पेपर जो दे रहे हैं, उनमें थोड़ा समस्या होती है लैंग्वेज को लेकर के, संस्कृत भाषा को लेकर के। एनटीयू के द्वारा जो आपके सामने प्रश्न बनाए जाते हैं वो संस्कृत भाषा में होते हैं, और वो कथन अभिकथन, जैसे अभी जो प्रश्न आया था पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि जो व्याकरण का क्वेश्चन था वो भी अभिकथन को लेकर के था। तो आपको भाषा समझनी है, संस्कृत भाषा को समझना है, किस प्रकार से संस्कृत भाषा की टेक्स्ट को लेकर के क्वेश्चन बनाया जा रहा है, किस प्रकार से वहां प्रश्नवाचक चिन्ह उस प्रश्न में डाला जा रहा है, उस भाषा को समझनी है। दूसरी बात, समझ विकसित करनी, जैसे संजीव जी ने बताया, विमलेश जी ने बताया कि आपको रटना नहीं है। रटना वही है जैसे आप प्रथम यूनिट में देख लेते हैं, सूक्त रट लीजिए, हनुमान चालीसा की तरह रट लेंगे तो अगले दिन वो 1 महीने में याद हो जाएगी। लेकिन आपको समझना क्या है उसमें कि इस पंक्ति का भाव क्या है, इसका पदार्थ क्या है, वो आपको समझना है। और थोड़ा टीका टिप्पणी हिंदी की अपेक्षा आप संस्कृत की देखने का प्रयास करिए, जिससे और बेहतर आपका प्रयास सफल रहेगा। और वही हमारी चैनल के, हमारे संस्कृत स्पेस चैनल के माध्यम से, हमारी टीम के माध्यम से पंक्तिशः आपको अध्ययन कराया जाएगा, आधा अधूरा ज्ञान आपके समझ नहीं लाया जाएगा। यही मैं आशा करता हूं आपसे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। तो ये तो हुआ आपके सामने हमारे सभी अध्यापकों का परिचय, जिनसे आप परिचित हुए। और हमारी संस्कृत स्पेस की टीम आप देख रहे हैं कि
पूरी तरह निःशुल्क, पूर्णतया निःशुल्क एक कोर्स CUET PG संस्कृत के लिए ला रही है। तो जो भी विद्यार्थी अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके MA की परीक्षा या मास्टर्स की परीक्षा संस्कृत में देने वाले हैं, NTA के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा देने वाले हैं, जिनका सपना है देश के शीर्ष विश्वविद्यालय में पढ़ने का, उसको ध्यान में रखते हुए हमारी संस्कृत स्पेस की टीम आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क एक पाठ्यक्रमानुसार एक निःशुल्क कार्यक्रम ला रही है, एक नया प्रकल्प ला रही है, जिसके माध्यम से आप क्या क्या होगा उसमें। सबसे पहले तो 6 अप्रैल से हमारा ये कोर्स आरंभ हो रहा है। 6 अप्रैल से हमारी क्लासेस आप तक पहुंचने लग जाएंगी, संस्कृत स्पेस चैनल के YouTube चैनल पर आपको उपलब्ध होंगी। उसमें पाठ्यक्रम पूरी तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा, जो भी पाठ्यक्रम में लगा हुआ है सब पढ़ाया जाएगा, और उसके साथ ही अभ्यास प्रश्न भी कराए जाएंगे, ताकि आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का अनुमान लग सके और आप अपनी तैयारी को उस दिशा में ले जा सकें। पूरे पाठ्यक्रम की तैयारी आपको कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज कराई जाएंगी, अभ्यास प्रश्न जिनको हम कह रहे हैं अभ्यास प्रश्न भी कराए जाएंगे, और इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने देश के शीर्ष विश्वविद्यालय में पढ़ने का सपना साकार कर पाएंगे। तो मुझे आशा है आप इसका सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद। साथ ही हमारा CUET PG और नेट JRF पर हमारा ध्यान केंद्रित था। तो मैं आपको बता दूं कि चूंकि अभी ये परीक्षाएं जल्द ही होने वाली हैं, इसलिए हमारा काम इस ओर चल रहा है। लेकिन साथ ही एक पंक्ति है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो मुक्ति के लिए हो, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। लेकिन आज उसका आधुनिक युग में, नौकरी के युग में, आजीविका के युग में उस पंक्ति का अर्थ हो गया है सा विद्या या नियुक्त है। विद्या वो है जो नियुक्ति कराए। तो इस पंक्ति को साकार करने के लिए, इस पंक्ति का जो परिवर्तित अर्थ है उसको साकार करने के लिए, इसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम आपके लिए समय समय पर TGT, PGT, GIC, GDC, हायर जैसी जो विभिन्न परीक्षाएं उत्तर प्रदेश MPPSC इत्यादि आयोगों के द्वारा कराई जाती हैं, उनके बारे में भी हमारी टीम काम कर रही है, उन विषयों पर भी हमारी टीम काम कर रही है। समय पर वो कोर्स भी आपके सामने उपलब्ध होंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपका प्रेम, आपका उत्साह हमारे लिए प्रेरणा है, और हम इसी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पर, और जो छात्र MA की परीक्षा में आने वाले हैं वो 6 तारीख को हमारी कक्षा की प्रतीक्षा करें। इतने धैर्य के साथ हम सबको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। युवा स्यात् साधु युवा। नमस्कार।